अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ II की हालत नाजुक है। महारानी 96 बरस की हैं। डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा है। बकिंघम पैलेस की जानिब से महारानी की सेहत पर बयान जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर महारानी की सेहत को लेकर काफ़ी तशवीश में है। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में उनका इलाज चल रहा है। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक क्वीन के अफराद खानदान के लोग अब बालमोरल कैसल में पहुंचने लगे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिंस विलियम, एंड्रयू और एडवर्ड स्कॉटलैंड के एबरडीन एयरपोर्ट पर उतरकर बालमोरल कैसल की जानिब निकल चुके हैं। साथ में ड्यूक ऑफ क्रैन्सब्रिज, ड्यूक ऑफ यॉर्क भी शामिल है। वहीं ब्रिटेन की वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने भी इस खबर पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बकिंघम पैलेस की खबर से पूरा मुल्क काफ़ी तशवीश में है और हम सब क्वीन की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात की रात 8 बजे इंडिया गेट के सामने कर्तव्य पथ का इफ्तिताह किया। वो शाम 7 बजे कर्तव्य पथ पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। 19 माह के मुसलसल काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम मुकम्मल हो गया है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज़ादी के अमृत त्योहार में आज मुल्क को एक नई तहरीक मिली है, नई तवानाई मिली है। आज हम माजी को पीछे छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज ये नई चमक जो हर तरफ नजर आ रही है, नए हिंदुस्तान की इत्तेमाद की चमक है। उन्होंने कहा कि गुलामी की अलामत राजपथ आज से तारीख का मौजू बन चुका है और हमेशा के लिए मिट गया है। आज फर्ज की राह की सूरत में एक नई तारीख रकम हुई है। साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था। जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है।
अपनी विरासत पर गर्व का बोझ। तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के लिए हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी खूब जोरदार बहस देखने को मिली। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने जुमेरात के रोज भी दोनों फरीकों की दलीलें सुनी और कई तरह के सवालात भी किए। कई अर्जियों में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ समाअत कर रहा है। कर्नाटक हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट में बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा है या नहीं, यानी मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए या नहीं। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर अपनी बात रखते हुए वकील हाईकोर्ट के फैसले को आईन की दफा 25, 19, 1 और 21 के इल्जामात की कसौटी पर रखकर गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन जरा की शुरुआत देवदत्त कामत ने की और सबसे पहले उन्होंने अदालत को उन सवालों का जवाब दिया जो चाशुम्बे के रोज उनसे पूछे गए थे। कामत ने कहा कि पाबंदियां निजाम कानून, अखलाकियात और सेहत असबाब के लिए होती हैं। ऐसे में स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी क्या निजाम कानून, अखलाकियात और सेहत असबाब से लगाई गई पाबंदियों के दायरे में आती है? इस तरह कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला काबिल कबूल नहीं हो सकता और ना ही ये कोई आईनी पाबंदी है। कामत ने अपनी दलील को मजबूती के साथ पेश करते हुए कहा कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना एक मजहबी इत्तेकाद का मामला है। लाजमी मजहबी उसूलों का सवाल तब उठता है जब रियासत उससे लेकर कोई कानून बनाता है और उन्हें मिटाने की कोशिश करता है। तब पूछा जाता है कि क्या ये जरूरी है। सभी मजहबी उसूल लाजमी नहीं हो सकते, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि हुकूमत उस पर पाबंदी लगा दे। ये तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि निजाम कानून या किसी की सेहत को मुतासिर ना कर रहा हो। कामत ने अपना और सीनियर एडवोकेट प्रसारण की मिसाल पेश करते हुए कहा कि मैं नमाम पहनता हूं, वो भी नमाम पहनते हैं। ये लाजमी मजहबी उसूल भले ही ना हो, लेकिन क्या इससे कोर्टरूम का डिसिप्लिन खत्म होता है? क्या कोई उन्हें ये पहनने से रोक सकता है? देवदत्त कामत ने अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा कि एक सवाल ये भी पूछा गया था कि क्या सर पर स्कार्फ बांधने की इजाजत दे दी जाती है, तो कल को कुछ तुलबा कहेंगे कि उन्हें भगवा गमछा पहनना है। मेरे हिसाब से भगवा गमछा पहनना अपने मजहबी एतकाद का फितरी मुजाहरा नहीं, बल्कि ये मजहबी कट्टर पसंदी का कसदन किया गया मुजाहरा है। यह ऐसा है कि अगर आप हिजाब पहनोगे तो मैं अपनी मजहबी शिनाख्त बचाने के लिए कुछ पहनूंगा। आइन की दफा 25 इसे महफूज नहीं करता। रुद्राक्ष, नमाम और तिलक लगाने को आर्टिकल 25 तहफ्फुज फराहम करता है। हिजाब मामले में समाज के दौरान कई मौके पर कुरान, हदीस और सूरतों के हवाले भी पेश किए गए। एक मौके पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने वकील निजाम पाशा से सवाल किया कि हम जानना चाहेंगे कि कुरान की किस आयत में हिजाब को जरूरी बताया गया। जवाब में निजाम पाशा ने कहा कि कुरान में खुमार लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, हालांकि हिंदुस्तान में हिजाब लफ्ज का इस्तेमाल होता है। इसके बाद निजाम पाशा ने कुछ कुरानी सूरतों का तस्करा किया। इस दरमियान जस्टिस धोलिया ने कहा कि आप हमें हाईकोर्ट के फैसले के उस हिस्से के बारे में बताएं जहां इस पर बहस हुई, इससे हमें समझने में आसानी होगी। जवाब में पाशा ने कहा कि हाईकोर्ट ने कोई मजबूरी ना हो आयत का तस्करा किया और कहा कि हिजाब लाजमी नहीं है, हालांकि यह गलत फहमी है। जिस आयत का तस्करा किया गया वो जबरन मजहब तब्दीली के खिलाफ है। निजाम पाशा ने बेंच को इस्लाम के बुनियादी सुतूनों नमाज, रोजा, ज़कात, तौहीद और हज के बारे में भी बताया और कहा कि ये इस्लाम के लाजमी हिस्से हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर आज तवील बहस के बाद आइंदा समाअत 12 सितंबर यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पीर की दोपहर 2 बजे इस सिलसिले में एक बार फिर बहस शुरू होगी और वकील अपने दलाइल पेश करेंगे, साथ ही कुछ ऐसे सवालात के जवाब भी देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जरिए उठाए गए। बिल्किस बानो मामले में कसूरवार ठहराए गए 11 मुजरिमीन की जल्द रिहाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर बहस के दौरान कहा कि मरकज की मंजूरी के बाद ही मुजरिमीन की जल्द रिहाई हुई है। रोजनामा इनकलाब में शाये खबर के मुताबिक ऋषि मल्होत्रा ने डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म मोजो स्टोरी पर एक बहस के दौरान इतराफ किया कि मरकज की वजह से उन 11 मुजरिमीन की जल्दी रिहाई हुई। ऋषि मल्होत्रा जो उन 11 मुजरिमीन की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मरकज ने गुजरात हुकूमत की इस्तेस्ना की पॉलिसी के मुताबिक अपनी रजामंदी दी थी और उसी के तहत उन 11 मुजरिमीन को 15 साल से ज्यादा जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया। वाज़ेह है कि उन सभी को निचली अदालत से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
वाज़ेह है कि जब पैनल के मेजबान ने उनसे पूछा कि क्या मरकज ने ज़ाब्तों के मुताबिक सजा की माफ़ी की मंजूरी दी है, तो मल्होत्रा ने कहा कि हाँ। ऋषि मल्होत्रा यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि कानून के तहत मरकज की रजामंदी ली गई थी। वाज़ेह है कि कुछ मामलों में रियासती हुकूमत को मरकज से मुशावरत के बाद ही कार्रवाई करनी होती है। साल 2002 में गोधरा स्टेशन से शुरू होने वाले फिरकावाराना फसादात के वक्त बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई थी जब वो हामिला थी, और उस मौके पर उनकी छोटी बच्ची और अजीजों को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद कसूरवारों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब उनको 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया, और जिस दिन रिहा किया गया उस दिन वजीर आजम ने लाल किले से अपने खिताब में खवातीन के हुकूक की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 200 से ज्यादा पिटीशंस पर गौर करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और राहुल गांधी की क़यादत में रवाना होने वाला काफिला सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 12 किलोमीटर का फासला तय किया। इस दरमियान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने स्कूली तलबा को खिताब करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। राहुल गांधी ने जवाहर बाल मंच के जरिए मुनक़िदा पेंटिंग मुकाबले के फातिहीन को अवार्ड भी दिया। काबिल जिक्र है कि इस मुकाबले में 224 बच्चों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 178 ड्राइंग की नुमाइश की गई। इस दौरान स्कूल का अहाता भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो के नारों से गूंज उठा। मैडम प्लीज। He won't discriminate against you. We are having some discussion and I made some comment. Congratulations. भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो, भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो, भारत जोड़ो बच्चे जोड़ो। It was a great experience as far as the first day of our yatra is concerned. The yatris in the Padayatra, quite actually they are enthusiastic very much. But the way in which the people in both sides are reacting to the yatra is tremendous. The love and affection towards the Rahul Gandhi and the Congress party among the public of Tamil Nadu has been witnessed today in a greater manner. I think today is the beginning only. Coming days it will increase in a bigger way. Certainly it was a great experience all of us. थैंक यू सो मच सर। इसको पोस्ट कर दो। पहले 3 घंटे 7 बजे से करीब 10 बजे तक ये यात्रा चली है। 12 किलोमीटर कवर हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारत यात्री है, सीनियर लीडर्स है। राहुल जिस यात्रा को लीड कर रहे थे, जो उत्साह सड़कों पर था, जो निकल के लोग सड़कों पर हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे, वो वाकई में देखने वाला था और बहुत एनकरेजिंग था। मुझे लगता है भारत जोड़ो एक तो संदेश है जिसके लिए ये देश तैयार है और हमसे जरूर जुड़ के रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे यात्री हैं जिनकी बातें हम आपको और जिनके वाक्य हम आपको दिखाते रहेंगे। ये पहला हॉल्ट है और उसके थोड़ी देर बाद फिर से यात्रा शुरू होगी। आज का पहला दिन और तकरीबन 12 किलोमीटर यात्रा चल चुकी है। उत्साह सारे कांग्रेस के सिपाहियों में राहुल जी के साथ हजारों हजार की भीड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अलग सा उत्सव जैसा माहौल है भारत जोड़ो यात्रा में। चट्टान बने हम होंगे खड़े, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी गांधी का रास्ता है, हम जिस रास्ते पर निकले हैं वो ही गांधी का रास्ता है। हम इस दौर के गांधी के साथ चल रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य, हम इतिहास लिख रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं।
गुजरात के सूरत जिले के ओलपाड में जरूरतमंद शहरियों के लिए जुमेरात को मुनक़िदा एक मेगा मेडिकल कैंप में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन से कहा कि हमारे लिए मुल्क का आम शहरी भगवान के बराबर है। मोदी ने वर्चुअल डायलॉग करते हुए कहा कि आवाम को मरकज और रियासत की डबल इंजन वाली हुकूमत का दोहरा फायदा मिल रहा है। इस तरह की अवामी फलाही स्कीमों के करोड़ों मुस्तफ़ीदीन के आशीर्वाद हुकूमत को दुगनी रफ्तार से काम करने की तरगीब देते हैं। साथियों, किसी भी देश की प्रगति में देशवासियों के स्वास्थ्य की भी उतनी ही बड़ी भूमिका होती है। हमारे यहां कहते हैं ना, अगर बच्चा स्वस्थ है तो भविष्य भी स्वस्थ है। बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का मार्ग बताता है। इसी सोच के साथ बीते वर्षों में हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर, बीमारियों से बचाव पर, बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। आज पूरे गुजरात में भी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है। सूरत में भी स्मीमेर हो, नया सिविल अस्पताल हो, जांच की सुविधाएं हो, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात हो, या फिर महामारियों को मॉनिटर करने के लिए विशेष सेंटर, अनेक आधुनिक व्यवस्थाएं बनाई गई है। आरोग्य को प्राथमिकता देने के इस प्रयास में हमने जन भागीदारी को सर्वोच्च मार्ग माना है। इसमें हमारे सूरत के रत्न कलाकारों ने, दूसरे व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने हमेशा ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और मुझे खुशी है, चाहे सौराष्ट्र से आए हुए लोग हो, चाहे उत्तर गुजरात से आए हुए लोग हो, चाहे हरियाणा से आए हो, राजस्थान से आए हो, आंध्र से आए हो, उड़ीसा से आए हो, हर एक ने कुछ न कुछ सूरत की भलाई के लिए किया ही किया है। आरोग्य के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाने की एक समृद्ध परिपाटी बीते दशकों में सूरत में विकसित हुई है। आज का ये मेगा मेडिकल कैंप भी इसी की एक कड़ी है। साथियों, मेरी अभी इस कैंप के लाभार्थियों से बात हुई है। मैं इस कैंप से जुड़े डॉक्टरों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आग्रह है कि आप इलाज के साथ साथ मरीजों को उनकी लाइफस्टाइल पर भी जरूर बातचीत करें। आप उन्हें पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करें। डॉक्टरों की एक छोटी सी सलाह बीमार व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, उसे अनेक शारीरिक तकलीफों का छुटकारा दिला सकती है। साथियों, किसी भी देश वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को टोक्यो में जापान के वजीर दिफा यासुकाज़ो हमदा के साथ 2 तरफा बातचीत की और 2 तरफा दिफाई ताउन के साथ साथ इलाकाई उमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। दोनों वज़राए दिफा ने हिंदुस्तान जापान दिफाई शराकतदारी की अहमियत और हिंद बहरहाल में आज़ाद खुले और कवायद पर मबनी नज़्म को यकीनी बनाने में इसके अहम किरदार को तस्लीम किया। राजनाथ सिंह जापान के दिफा और वज़राए खारजा के साथ 2+2 डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए जापान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। वफूद की सतह की बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने जिक्र किया कि हिंदुस्तान जापान 2 तरफा दिफाई मशकों का दायरा वसी होना दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद गहरा करने का सबूत है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और फौज ने जुमे को क्विक रिएक्शन जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल के 6 टेस्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल किए। ये टेस्ट ओडिशा के चंदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किए गए। ये तजुर्बात मिसाइल के तशखीस के अमल के हिस्से के तौर पर किए गए। टेस्ट के दौरान ऊंची परवाज करने वाले अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसका मकसद मुख्तलिफ मंजरनामों में मिसाइल की फायर पावर का पता लगाना था। ये टेस्ट दिन और रात में भी किए गए। तमाम मिशन के दौरान मिसाइल ने बेचूक तरीके से अहदाफ को निशाना बनाया और तमाम पैरामीटर्स को पूरा किया। टेस्ट के दौरान तमाम देसी आलात इस्तेमाल किए गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और DRDO के चेयरमैन ने साइंसदानों की टीम को कामयाब टेस्ट के लिए मुबारकबाद दी। DRDO के चेयरमैन ने कहा कि ये मिसाइल अब फौज में शामिल होने के लिए तैयार है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने आज दुनिया के मशहूर सूफी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जियारत की। शेख हसीना अपने वफद के साथ दरगाह पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने दरगाह में आस्थाना शरीफ पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इस मौके पर शेख हसीना ने दोनों मुल्कों में अमन और अमान की दुआ की। शेख हसीना ने अजमेर के दौरे के दरमियान शहर में सख्त हिफाजत के इंतजाम किए गए थे और जगह जगह पुलिस तैनात की गई थी। उनके दौरे के वक्त दरगाह में आना जाना बंद कर दिया गया था और सिर्फ पास वाले अफराद को ही अंदर आने जाने की इजाजत दी गई। इस दरमियान में सड़क से निकलने वाली गलियों को भी नकलो हमल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की अहम अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने जुमेरात को बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो बीजेपी के मफाद में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसी लीडर हो गई हैं जो अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं और उनका जेलर दिल्ली में बैठा है। अखिलेश ने मीडिया के सवालात पर तबसरा करते हुए कहा कि बीएसपी वही करती है जो बीजेपी उसे करने के लिए कहती है। उन्होंने कहा कि मायावती के निशाने पर बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी होती है। इलेक्शन में भी बीएसपी उम्मीदवार को उतारती है जिसकी वजह से एसपी हारे। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से नहीं लड़ रही हैं तो वो एक अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद है। उनके जेलर मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गुज़िश्ता 2 असेंबली इंतखाबात में बीएसपी की मदद के बगैर बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकती थी। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत के जरिए हिंदुओं को मुनाफिक करार देने के बयान ने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने यह बयान चारशुम्बे को नर्मदा जिले के पवेचा गांव में मुनक़िदा ऑर्गेनिक फार्मिंग के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए दिया। रियासत के 2 बड़े अखबारात ने गवर्नर आचार्य देवव्रत के बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग जय गौ माता का नारा लगाते हैं लेकिन वो गाय को उस वक्त तक ही गौशाला में रखते हैं जब तक वो दूध देती रहती है। जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है तो वो उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदू नंबर 1 के ढोंगी है। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब और गाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ लोग खुद गर्जी की वजह से जय गौ माता के नारे लगाते हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि भाई लोगों प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूं। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम तो बहुत बोलते हो, माता की पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूं हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। क्यों जा? ना दूध पीते, ना गाय पालते, गौ माता की जय हो जाएगी जय। गौ माता को समझो, जानो, ये सही अर्थों में गौ माता है। भगवान ने देसी गौ माता के पेट में, आंतों में सूक्ष्म जीवाणु की फैक्ट्री लगा करके भेजा। और हम क्या करते हैं? ध्यान करो, मैंने कल एक ड्रम लिया, 170 लीटर उसमें पानी भर लिया, छाई में रखा। देसी गाय जो स्वस्थ गाय है वो 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर देती है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा के लिए भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूं कि भाई लोगों,
मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की रस्म रौनुमाई में मौजूद किया, लेकिन जिस अंदाज में उन्हें दावतनामा भेजा गया उससे ममता बनर्जी इंतहाई खफा नजर आ रही हैं। उन्होंने 8 सितंबर को तृणमूल कांग्रेस के खुसूसी इजलास को खिताब करते हुए कहा कि मुझे बुरा लगता है कि वो अब दिल्ली में नेताजी की मूर्ति बना रहे हैं। पहले से मौजूद मूर्ति के बारे में क्या, मुझे एक अंडर सेक्रेटरी का खत मिला जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म आज मुजस्समे का इफ्तिताह करेंगे और प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप वहां आ जाएं। क्या मैं उनकी बंधुआ मजदूर हूँ? वज़ीर है कि वज़ीर आज़म मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इफ्तिताह किया है। साथ ही वो इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अज़ीमुश्शान मुजस्समे की भी उन्होंने नकाब कुशाई की है। इस प्रोग्राम से पहले ममता बनर्जी ने इस एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया था। লড়াইয়ে পাল্টা লড়াই হবে। দিল্লির এজেন্সিকে সাথে নিয়ে বেকারদের চাকরি সব কেড়ে নিয়ে পাবলিক সেক্টর সব বন্ধ করে দিয়ে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে পেট্রোলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে বুলেট ট্রেন তো লোকে দেখেনি, কিন্তু বুলেট ট্রেনের মতো বুলেটের মিথ্যাচার চলছে। বুলেট ট্রেনের থেকেও বেশি গতিতে মিথ্যার গতি চলছে। बिहार के नवादा में दरिया का पानी उतरने पर एक मस्जिद नमूदार हो गई, जो कि 30 साल कबल डैम बनने की वजह से ज़ेरे आब आ गई थी। मस्जिद अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंदोली गांव में खुश्क साली के बाद दरिया का पानी खुश्क हो गया, जिसके बाद फुलवारिया डैम का जुनूबी हिस्सा खाली होने से वहां एक मस्जिद उभर आई। रिपोर्ट के मुताबिक जो ही लोगों को दरिया से मस्जिद नमूदार होने की इतला मौसूल हुई, उसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। मस्जिद के दीदार के लिए कई किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और मस्जिद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोग वहां तक जाने में कामयाब हो पा रहे हैं। मकामी बाशिंदगान का कहना है कि इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है और ये अपने फ़न तामीर के एतबार से 600 साल कदीम लगती है, जबकि कुछ का कहना है कि मस्जिद 20वीं सदी में बनी थी। ताहम 1985 में फुलवारिया डैम की तामीर के बाद ये मस्जिद ज़ेरे-आब आ गई थी। मस्जिद 30 साल ज़ेरे-आब रहने के बावजूद ताहाल जूं की तो मौजूद है और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ये मस्जिद तकरीबन 30 फुट बुलंद है और इस पर एक बलाई दीरा-ज़ेब गुंबद भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि पहले जब कभी पानी की सतह कम होती तो मस्जिद के गुंबद का एक हिस्सा नजर आने लगता था, जो डैम में पानी भरने से दोबारा गायब हो जाता। लोगों का कहना है कि 1979 में फुलवारिया डैम की तामीर पर काम शुरू होने से पहले यहाँ बड़ी आबादी रहती थी, जिन्हें डैम की तामीर के बाद बेदखल किया गया था और ये पूरा इलाका हुकूमत ने तहवील में ले लिया। हुकूमत ने इस जगह के बदले वहाँ के रिहायशियों को हरदिया गाँव मुंतकिल कर दिया था। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम 7 महीने के निचले सतह पर पहुंच गए हैं। अभी क्रूड के दाम $92 पर बैरल पर है और एक्सपर्ट्स कीमतों में आगे और कटौती का अंदाजा जता रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम ₹3 फी लीटर तक कम हो सकते हैं। इससे पहले फरवरी में कच्चा तेल $90 पर बैरल के करीब पहुंच गया था, जो जून में 125 लीटर पर बैरल तक पहुंचा था। एक एक्सपर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में क्रूड $85 पर बैरल पर आ सकता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में $2 से ₹3 फी लीटर की कमी आ सकती है। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं कोरोना वायरस की। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,395 नए मामलों की तस्दीक की गई। इस दौरान 6,614 मरीजों ने शिफा भी हासिल कर ली। मुल्क भर में अब कोरोना के 50,342 एक्टिव केसेस हैं, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट 1.96% है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।